स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित जिंदल स्वागत करता हूं स्टडी IQ के इस टॉपर टॉक सेशन में। दोस्तों, आज मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, CSE 2024 के रैंक 77 नीलेश गोयल। वेलकम नीलेश टू स्टडी IQ। थैंक यू सर। तो नीलेश, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि रैंक आने के बाद और रैंक आने से पहले क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं? सर कंप्लीट चेंज महसूस कर रहा हूँ। पहले मैं सोशल वर्ल्ड से बिल्कुल कट ऑफ था, बट अभी इतना कांटेक्ट हो रहा है कि ओवरवेलमिंग लग रहा है। प्लस रिजल्ट आने के इमीडिएटली बाद जो कॉल्स आए, जो लोगों ने बधाइयाँ दी, वो बहुत एक सरियल मोमेंट था सर। आई एम श्योर। ठीक है, तो नीलेश शुरू करते हैं आपकी जर्नी से जी सर। कि IAS की तैयारी करने के बारे में आपने कब सोचा? कैसे इंस्पिरेशन आई कि यार ये मेरे को एग्ज़ाम क्लियर करना है? सर मैं एक लोअर मिडिल बैकग्राउंड से आता हूँ। वहाँ पे हमेशा से DC की पोस्ट हो, SP की पोस्ट हो, उनको बहुत रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता है। बट बचपन में कभी ये नहीं था कि सर हम कर सकते हैं। बट जब ग्रेजुएशन हुआ, उसके बाद मैंने जॉब टेकअप करी, तो जॉब में थोड़ा मोनोटोनस होने लग गया था। तो उस टाइम पे मेरे को एक ऑल्टरनेटिव चाहिए था। तो बेस्ट ऑप्शन मेरे पास सिविल सर्विसेज का था। मेरे को सिलेबस देखा मैंने, PYQs देखे, तो इस टाइम मेरे को लगा कि करना चाहिए, ट्राई एक बार करना चाहिए। मैंने किया और बाय गॉड्स ग्रेस आई एम हियर सर। ठीक है। और नीलेश, मुझे थोड़ा सा आप अपने फैमिली बैकग्राउंड, आप कहाँ से हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। सर मैं राजस्थान के करौली ज़िले की हिंडौन सिटी तहसील का निवासी हूँ। मेरे पिताजी एक बिजनेसमैन है सर, छोटा सा हमारा शॉप है, और मेरी मदर होम मेकर है। मैं घर में पहला आदमी हूँ जिसकी जॉब लगी है सर, एंड बाय गॉड्स ग्रेस सिविल सर्विसेज में हो गया सर। एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड था सर हमारा, तो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि सिविल सर्विसेज में हो जाएगा। बट होने के बाद जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं सर, दैट इज़ रियली वंडरफुल। और नीलेश, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी अपब्रिंगिंग के दौरान, आपने बताया कि राजस्थान के एक छोटे से गांव से आप हैं, तो किस तरह के चैलेंजेस आपने देखे अपने बचपन में? सर एट सच मैंने कोई चैलेंजेस तो नहीं देखे, बिकॉज हाँ मेरे पेरेंट्स ने बहुत स्ट्रगल किया है सर, बट उन्होंने कभी भी वो स्ट्रगल मेरे तक नहीं आने दिया। मेरे को बेस्ट एजुकेशन मिली थी, मेरे को बेस्ट रिसोर्सेज मिले थे। कभी भी मैंने कोई भी चीज़ मांगी तो मेरे को तो याद नहीं सर पेरेंट्स ने कभी मना किया हो। हाँ मतलब डिमांड जायज़ होनी चाहिए थी ऑफ कोर्स, बट मेरे पेरेंट्स ने सर बीट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज और सेक्रीफाइस करने के मामले में, जब भी मेरी एग्ज़ाम होती थी सर, मेरी मदर मेरे साथ रात भर जागती थी। तो इट्स रिजल्ट ऑफ देयर सेक्रीफाइसेस कि मैं यहाँ हूँ सर। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। मेरे ख्याल से ये एग्ज़ाम सिर्फ एस्पिरेंट स्टूडेंट्स का नहीं होता, बट साथ ही साथ माँ बाप भी इस एग्ज़ाम के साइकिल से गुजरते हैं। ठीक है। और नीलेश, आपका कॉलेज में आपने किस बैकग्राउंड में आपने करा अपना ग्रेजुएशन? सर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट हूँ, NIT जयपुर से मैंने किया था। और ग्रेजुएशन करने के बाद आपकी जॉब कहाँ पे लगी? BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में मैंने जॉब कर रहा था सर। ठीक है। और कहाँ पे पोस्टेड थे आप? सर नियर हैदराबाद एक टाउन है मनुगुरु, जो भद्राचलम टेम्पल के लिए फेमस है। ठीक है। तो वहाँ पे हमारा एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट बन रहा था, तो मैं कोल हैंडलिंग एश हैंडलिंग हैंडल कर रहा था उसमें। तो दिन में आप BHEL में जॉब करते थे और रात में पढ़ाई करते थे? जी सर। ओके। और ये सिलसिला कब तक चला? कितने साल ओवरऑल तैयारी करी? सर मैंने तैयारी 2023 में शुरू करी थी। अच्छा। और 24 वाले साइकिल में हो गया, तो ओवरऑल 24 मंथ्स का पूरा साइकिल था मेरा। तो 23 में जब आपने तैयारी शुरू करी, तो 23 का अटेम्प्ट दिया था आपने? जी सर। एक्चुअली मैंने अप्रैल 2023 में शुरू की थी तैयारी। अच्छा। और फॉर्म तो चूँकि मैंने भर दिया था पहले ही। ठीक है। बिकॉज मेरे को सीरियस मोड में आना था सर, बिकॉज कंफर्ट जोन से बाहर आके ही हम कुछ अचीव कर सकते हैं लाइफ में। तो वो फेलियर 23 वाला जो फेलियर था, उसने मेरे को थोड़ा सीरियस होने पे मजबूर किया। और 24 में मैंने 12 महीने फिर अच्छे से पढ़ाई करी है सर, कोई भी मेरी तरफ से कमी नहीं छोड़ी थी। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा एक स्ट्रैटेजिक मूव था आपके पार्ट पे कि सीरियस होने के लिए फेल होना ज़रूरी था एक बार। यस सर। तो 2023 का प्रीलिम्स जो है वो नीलेश नहीं क्लियर कर पाए। जाहिर सी बात है कि एक ही महीना था, तो एक महीने में तैयारी भी आई एम श्योर ज़्यादा नहीं कर पाए होंगे। और उसके बाद जब आपका रिजल्ट आया, प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ, उसके बाद आप किस तरह के मोड में आए? क्या कैसे स्ट्रैटेजाइज किया? सर प्रीलिम्स का जब मैं पेपर ही दे के आया था, तो मैं श्योर था कि नहीं होने वाला है। तो एट सच मेरे को शॉक तो नहीं लगा था। ठीक है। बट मेरे को ये एक चीज़ आई थी कि अब सीरियस होना पड़ेगा अगर 24 का एग्ज़ाम निकालना है। तो ये चीज़ तो मैंने पहले ही कर ली थी कि सिलेबस PYQs देख लिए थे और कैसे पढ़ना है। बस अब मैंने ये कर लिया था कि जो भी मैंने रिसोर्सेज सेलेक्ट करें उसको बिल्कुल अच्छे से करना है, मल्टीपल रिविजन्स करने हैं। ये कर लिया, उसके बाद PYQs कर लिए, तो आई वॉज श्योर कि आई कैन डू द प्रीलिम्स। ठीक है। और अगर मैं फाउंडेशन की तैयारी जैसे आपने शुरू करी, थोड़ा सा उसमें अगर हम डीप डाइव करें। जी सर। तो क्या आपने शुरुआत NCERT से करी या कुछ बेसिक जो टेक्स्ट हैं हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के वो शुरू किया है?
सर जब मैंने 23 वाला अटेम्प्ट के लिए 1 महीना पढ़ाई करी थी, तो मैंने थोड़ा हैप्पीज़ार्ड तरीके से तैयारी करी थी। मैंने एनसीईआरटीज़ भी उठाई, उसके बाद एनसीईआरटीज़ लगा कि ये तो बहुत बेसिक्स है, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स उठाई। बट फिर 24 के लिए चूँकि मेरे पास टाइम भी लिमिटेड था, मेरे को था कि इस अटेम्प्ट में निकालना ही है कैसे करके, तो मैंने स्टडी IQ का फाउंडेशन प्रोग्राम लिया था सर। तो उसने मेरे को एक लिमिटेड टाइम में फोकस तरीके से तैयारी करी, ना केवल कंटेंट वाइज, टेस्ट वाइज भी। मैं एक शेड्यूल होता था मेरा कि ये वीक में ये टॉपिक ख़त्म करके ये टेस्ट लगाना है, तो उस चीज़ ने मेरे को हेल्प करी सर। ठीक है। और ये जो पूरा प्रोग्राम था ये आप ऑनलाइन हमारा स्टडी IQ का देखते थे? जी सर। एक्चुअली सर मेरे पास टाइम नहीं होता था, रात को 3-4 घंटे जितने भी मिल जाते थे उसमें पढ़ता था। रिकॉर्डेड क्लासेस देख के उसको 2x पे 1.5x पे करके मैं अपना टारगेट कंप्लीट करता था। ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे एनसीईआरटीज़ तो आपने पहले थोड़ी सी पढ़ ली थी, फिर आप स्टडी IQ के फाउंडेशन प्रोग्राम में आए, लेक्चर्स, आई एम श्योर टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब आपने लगाया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस की अगर हम बात करें तो उसको किसी बच्चे को कैसे अप्रोच करना चाहिए? मतलब PYQ सब बोलते हैं कि PYQs देखने चाहिए, करने चाहिए, बट उसमें क्या करना चाहिए, क्या एनालाइज करना चाहिए? तो सबसे पहले प्री के लिए हम अगर बात करें तो प्री में हमको आइडेंटिफाई करना चाहिए सर कौन से सब्जेक्ट है जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, इनमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, थोड़ी सी पढ़ाई में अच्छे से अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो आप उनको सॉल्व कर लेंगे। उसमें PYQ का एक मैंने एक थंब रूल बनाया था सर, कोई भी PYQ है उसके चारों ऑप्शन देखने हैं। PYQ एक क्वेश्चन है, एक आंसर है, उस तरीके से मैं नहीं पढ़ता था। कोई भी एक क्वेश्चन है, उसके चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ो। उसके लिए फर्दर डिटेल्स कुछ है तो गूगल का हेल्प लेके, बेसिक बुक्स का हेल्प लेके उसको करते थे। तो उससे क्या है ना सर, एक बेस बन गया था, वो आगे बहुत हेल्प किया। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बोलना चाहूँगा सर, 25 के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था अर्गट्टा के ऊपर। अगर किसी ने PYQ अच्छे से करे तो उसका क्वेश्चन गलत होने का चांसेस ही नहीं है। सिमिलरली आइसोथर्म्स का एक क्वेश्चन था, 24 में सिमिलर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया था। अगर उसने चारों ऑप्शन अच्छे से किए तो उसका गलत नहीं हो सकता। तो ये स्ट्रेटेजी कि PYQ देखो, उसके चारों ऑप्शंस को अच्छे से एनालाइज करो, अपने नोट्स में कुछ ऐड ऑन करना है तो वो करो। आई थिंक दैट हेल्प मी सर। ठीक है। और प्रीलिम्स में जैसे एक पेपर CSAT का भी होता है, तो CSAT को लेके सिंस आप खुद इंजीनियर थे तो क्या आपको कुछ प्रॉब्लम महसूस हुई इस पेपर में, या आपको लगता है कि आपके लिए केक वॉक था कि बस गए बगैर तैयारी और हो गया? सर मैंने बहुत से टॉपर्स को सुना था कि CSAT को केक वॉक समझने की गलती नहीं करनी। तो मैंने, हालांकि मैं कॉन्फिडेंट था, बट मैंने फिर भी उसके मॉक टेस्ट लगाए थे सर। जो मेरा 12 महीने का साइकिल था उसमें हर महीने एक फुल लेंथ टेस्ट करने का मेरा शेड्यूल था, और लास्ट के जो 2 महीने थे उसमें हर संडे को मैं GS1 GS2 मतलब GS और CSAT दोनों का एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाता था। तो CSAT को मैंने हल्के में नहीं लिया था, हालांकि मैं कॉन्फिडेंट था उसमें। ये बहुत अच्छी बात की कि आपने हल्के में नहीं लिया, क्योंकि हम अक्सर वी कम अक्रॉस मैनी पीपल जो इंजीनियर्स इवन IIT से भी होते हैं और उनका CSAT रह जाता है अनफॉर्चुनेटली, और GS में कट ऑफ बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाती है। तो ऐसी गलती आप ना करें। अब हम चलते हैं एक बार नीलेश मेंस की तरफ। यस है ना? तो मेंस में सबसे पहले GS पेपर 1 की बात करते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी। यस सर। सब्जेक्ट वाइज आप थोड़ा सा बताएं कि हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं कि हिस्ट्री को लेके मेंस में आपकी क्या अप्रोच रही? तो सबसे पहले मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मैंने जब प्रिपरेशन करी थी तो मैंने प्रीलिम्स और मेंस की अलग अलग प्रिपरेशन नहीं करी थी सर। मैंने प्रिपरेशन एक ही करी थी। मेंस के लिए लास्ट 3-4 मंथ्स में मैंने मेंस के स्पेसिफिक, प्री के स्पेसिफिक पढ़ाई करी थी, मेंस से पहले मेंस के स्पेसिफिक पढ़ाई करी थी। तो हिस्ट्री के लिए अगर मैं बात करूँ सर, हिस्ट्री के लिए शुरुआत मैंने NCERT से करी थी जैसे मैंने बोला था, बट बाद में स्टडी IQ का जो प्रोग्राम था सर, उससे मैंने क्लास नोट्स बनाए थे। उसमें जो भी मेरे को PYQs या इधर उधर से वैल्यू एडिशन करना था वो करा था। उसके बाद मेंस के मैंने बहुत सारे टेस्ट लिखे थे सर। टेस्ट लिखने के दौरान जो टेस्ट की आंसर की होती है सर, उससे अगर मेरे को कोई फैक्ट, डेटा या कोई और इंपॉर्टेंट चीज़ मिल गई तो उसको ऐड ऑन कर लिया। तो टेस्ट दर टेस्ट में इंप्रूव करते चले गया सर। और एक चीज़ मैं खासकर हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में आपसे पूछना चाहूँगा, आपने मेंशन किया कि स्टडी IQ फाउंडेशन कोर्स से आप काफ़ी कुछ कवर कर पाए, बट हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अक्सर लोग सेटिस्फाइड महसूस नहीं करते, है ना, क्योंकि बहुत फैक्चुअल है, बहुत मटेरियल अवेलेबल है, बहुत बुक्स हैं। तो कभी इस चीज़ पे आप कोई फियर ऑफ मिसिंग आउट हुआ आपको कि यार मेरा कुछ और कंटेंट छूट रहा है, या वर यू सेटिस्फाइड कि मेरे पास ये एक लिमिटेड सोर्स है स्टडी IQ का फाउंडेशन कोर्स और इसी को मेरे को बार बार करना है, रादर देन स्प्रेडिंग योर सेल्फ टू मल्टीपल सोर्सेज? तो हिस्ट्री को लेके खासकर आपका व्यू क्या था? सर मैं हमेशा से ये क्लियर था कि अगर हम इसके सिलेबस के पीछे भागेंगे तो ये सिलेबस अनडिफाइंड है, आप कहीं तक भी जा सकते हो और आप 100% कवर नहीं कर सकते। तो मैंने ये मान लिया था कि मैं एक सोर्स को बेस बनाऊंगा, उस पर भरोसा करके उसी को करूंगा। मेंस में स्पेशली सर आप थीम्स आइडेंटिफाई करके उसको कर सकते हैं। तो मेरे को ऑलमोस्ट 50 to 60% थीम्स आइडेंटिफाई हो गई थी। तो मेरे को जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो था उतना नहीं लगता था कि इसके
पीछे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करा जाए। तो मैंने स्टडी IQ के नोट्स को अपना बेस बनाया था, जो माइनर मॉडिफिकेशंस करने थे, वैल्यू एडिशन करना था वो किया, और उसी से मैं आगे बढ़ गया था सर। हिस्ट्री के बाद मूव करते हैं ज्योग्राफी पे। यस सर। ज्योग्राफी की अप्रोच क्या थी? सर ज्योग्राफी में भी सिमिलर अप्रोच थी, बट फिजिकल ज्योग्राफी के लिए मैंने बेसिक बुक्स का भी सहारा लिया था, जैसे GC लियोंग हो गई, 11th क्लास की NCERT हो गई। इसके अलावा मैंने करंट अफेयर्स से कुछ कुछ वैल्यू एडिशन किया था, जैसे लैंडस्लाइड का कोई क्वेश्चन है तो उसमें एग्जाम्पल करंट अफेयर्स का दे दिया, या फिर इसरो का जो सैटेलाइट ने ये डेटा निकाला है वो एग्जाम्पल दे दिया। तो ऐसी वैल्यू एडिशन करके, टेस्ट आंसर से वैल्यू एडिशन करके उसको कर लिया था सर। ठीक है। और ज्योग्राफी में नीलेश, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू लेट्स से मेंस के जब आप आंसर्स लिख रहे हो, टू ड्रॉ डायग्राम्स, मैप्स एट्सेट्रा, मतलब इस पे आपने खास ध्यान दिया था, या यू वेंट नॉर्मली कि पॉइंट्स फॉर्म में ज्योग्राफी के भी आंसर्स लिख दिए? तो ज्योग्राफी को लेके, स्पेशली आंसर राइटिंग इन ज्योग्राफी को लेके कुछ स्पेशल अप्रोच थी आपकी? सर मेरा सबसे पहला कोशिश जो रहती थी टू द पॉइंट आंसर लिखने की थी। उसमें ऑफकोर्स मैप वैल्यू एडिशन करता है सर। मैप अगर रिक्वायर्ड है क्वेश्चन में तो मैं बनाता था। मैप के लिए मैंने अच्छे से प्रैक्टिस करी थी, तो मैं हार्डली 10 to 15 सेकंड में मैप को बना के कंप्लीट कर देता था। अगर उससे ज़्यादा टाइम ले रहा था तो मैप को मैं नहीं बनाता था। उसके अलावा सर इंडिया का मैप मेरे को बहुत आसानी से बन जाता था, प्रैक्टिस हो गई थी, बट वर्ल्ड मैप में मैं उतना मास्टरी नहीं कर पाया था, तो वो मैंने टेस्ट में भी कभी नहीं बनाया और फाइनल में भी नहीं बनाया था। तो मेरा पॉइंट यही था सर कि अगर आप उसको विद इन टाइम लिमिट, विद इन स्पेस लिमिट कर पा रहे हैं तो करिए। वो वैल्यू एडिशन है, वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको नंबर्स कॉस्ट कर जाए वो, चाहे वो आपका स्पेस एक्सीड हो जाए, चाहे टाइम एक्सीड हो जाए। और अगर आप उसको अननेसेसरी ऐड कर रहे हैं तो एग्जामिनर भी समटाइम्स इरिटेट हो सकता है। तो अगर क्वेश्चन की डिमांड है, क्वेश्चन में वैल्यू एडिशन कर रहा है, तो डेफिनेटली हमको करना चाहिए सर वो। जो लोग इसे देख रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट नीलेश ने हाईलाइट किया है कि अक्सर टॉपर्स बोलते हैं कि हमें कुछ विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाना चाहिए, एग्जाम में इजी हो जाता है, बट अगर आप उसको ज़बरदस्ती डाल रहे हो तो आपका जो एग्जामिनर है, जो पेपर चेकर है, वो भी इरिटेट हो सकता है कि ये ज़बरदस्ती का डायग्राम आपने क्यों डाल रखा है, जो कि आसान भाषा में शायद 2 या 3 पॉइंट्स में बताया जा सकता था। एग्जैक्टली। GS पेपर 1 का तीसरा सब्जेक्ट जो कि थोड़ा अनस्ट्रक्चर्ड थोड़ा सा है, सोसाइटी, यस सर। उसकी प्रिपरेशन को लेके क्या अप्रोच थी? सर मैं थोड़ा लकी था इस मामले में, मेरा ऑप्शनल सोशोलॉजी था। ओके। तो मेरा मोस्ट ऑफ द सिलेबस उधर से कवर हो गया था। ओनली थिंग वॉज सोशोलॉजी में हम ऑप्शनल जैसे आंसर लिखते हैं, इसमें GS जैसे आंसर लिखने थे, तो बस थोड़ा सा वो मॉडिफिकेशन करके मैंने कर लिया था। इसके लिए मैंने अलग से तैयारी नहीं की थी सर। नीलेश, जो बच्चे अभी हमें देख रहे हैं और जिनका सोशोलॉजी ऑप्शनल होगा, यस सर, क्या उनको आप बता सकते हो इस पॉइंट पे, अगर हम थोड़ा सा आप डिस्क्राइब कर सको कि सोशोलॉजी ऑप्शनल में जिस तरह के आंसर लिखे जाएंगे विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वे यू विल राइट आंसर्स इन सोसाइटी GS पेपर 1। तो कोई एग्जाम्पल से आप थोड़ा सा इसको बता सकते हैं? सर फॉर एग्जांपल कास्ट के ऊपर कोई क्वेश्चन आया तो सोशियोलॉजी में हम आंसर रखेंगे तो उसमें एम एन श्रीनिवास, बेते और अदर स्कॉलर्स का नाम आएगा, उसमें सोशियोलॉजिकल थ्योरीज का नाम आएगा। बट अगर GS में हम वही आंसर लिख रहे हैं तो उसमें इनको कोट नहीं करना होता है, उसको कोट करेंगे बिकॉज कोई सोशियोलॉजी का प्रोफेसर तो GS की कॉपी चेक नहीं कर रहा होगा, उसको तो आइडिया नहीं होगा, वो अननेसेसरली इरिटेट होगा। तो उसको हमको जनरलाइज वे में आंसर लिखना है कि कास्ट की क्या प्रॉब्लम्स है, क्या चैलेंजेस है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम आंसर लिखेंगे तो वो GS का आंसर होगा। वहीं पे अगर थिंकर्स को, थ्योरीज को कोट कर दिया तो वो ऑप्शनल का आंसर बन जाएगा। एंड डू यू थिंक, मतलब इन योर ओपिनियन, कि ये चीज़ कुछ और ऑप्शनल्स के लिए भी ट्रू है? जैसे फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी ऑप्शनल है, यस सर, तो ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी जिस तरह से आंसर्स लिखे जाएंगे विल बी डिफरेंट फ्रॉम द वे यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट आंसर्स इन GS ज्योग्राफी। डेफिनेटली सर, इट विल बी डिफिकल्ट बिकॉज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड सर, GS के पेपर्स के लिए जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है दैट इज 12th लेवल तक, बट ऑप्शनल पेपर के लिए रिक्वायरमेंट इज अप टू ग्रेजुएशन लेवल। तो हमको उसको ध्यान में रखते हुए, बिकॉज ग्रेजुएशन लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा स्पेशलाइज तरीके से पढ़ेंगे उस ऑप्शनल को, जबकि 12वीं तक हम सिंपल तरीके से जो सामने वाले को आसानी से समझ में आ जाए विदाउट कोटिंग एनी साइंटिफिक थिंग्स। तो आई थिंक वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें से। तो दोस्तों, आई होप आप एक पेपर और पेन लेकर बैठें और पॉइंट्स नोट कर रहे हैं नीलेश के। ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑप्शनल में जिस तरह से आप आंसर्स लिखेंगे इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वे जो उस सब्जेक्ट के आंसर्स आप GS पेपर में लिखेंगे। खासकर ये एप्लीकेबल है ज्योग्राफी, PSIR, सोशोलॉजी जैसे ऑप्शनल्स के साथ। अगर आप वो जो थ्योरीज़ हैं वो बहुत आप हैवी बना देंगे अपने GS आंसर्स को, तो हो सकता है जो सामने पेपर चेक करो उसका ऑप्शनल वो ना हो, उसने उसका सब्जेक्ट वो ना हो, तो हो सकता है वो पीनलाइज भी कर दिया जाए आप। यस सर। ठीक है।
तो पेपर 1 के बाद पेपर 2 की बात करते हैं, पेपर 2 और पेपर 3 एक साथ ही बात करते हैं क्योंकि थोड़े से करंट ओरिएंटेड दोनों पेपर्स हैं। तो GS2 GS3 है ना, खासकर इसमें अगर हम पॉलिटी की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, तो इन सब्जेक्ट्स को लेके अप्रोच क्या था? सर GS2 के लिए तो पॉलिटी के लिए प्री में तो लक्ष्मीकांत सफिशिएंट होता है सर, बट मेंस में इट इज़ नॉट सफिशिएंट। उसके लिए मैं अगेन स्टडी IQ के नोट्स पे डिपेंडेंट था सर। जैसा आपने बोला GS2 और 3 करंट अफेयर ओरिएंटेड पेपर्स हैं। इसमें आप फॉर एग्जांपल GS2 में केसेस को कोट करेंगे, GS3 में इकोनॉमी के फैक्ट्स एंड फिगर्स को कोट करेंगे। आपने कोई ग्राफ बना दिया, कोई फ्लो चार्ट बना दिया, तो वो हेल्प करता है। और आप इसमें आई थिंक सर न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत हेल्प करता है। अगर आप 3 महीने अच्छे से न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो मेंस के टाइम में, तो इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन राइटिंग GS2 एंड 3 आंसर्स स्पेशली। और नीलेश, जैसे आपने अभी बोला कि कुछ डेटा पॉइंट्स, कुछ एग्जाम्पल्स, है ना, तो क्या इन चीज़ की आप अलग से तैयारी करके गए थे? डिड यू हैव दैट एक्स्ट्रा वैल्यू एडेड मटेरियल प्रिपेयर्ड डेडिकेटेडली कि इसको मैं आंसर्स में यूज़ करूँगा, या वो सीमलेसली GS की जनरल प्रिपरेशन में ही इंटीग्रेटेड था कि नॉर्मली आप नोट्स बना रहे हो और वैसे ही कर रहे हो, या अलग से कुछ प्रिपेयर करके गए थे? सर मैंने जब अपने क्लास नोट्स बनाए थे तो उसमें क्लासेस में ऑलरेडी उस टाइम तक के जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स है टीचर्स इंक्लूड करवाते हैं। बट उसके बाद चूँकि हमारा मेंस के एग्ज़ाम के पहले 3 महीने हैं, तो उसमें जो भी करंट अफेयर्स आ रहे हैं मैं उसमें ऐड करते जा रहा था। और सपोज GS2 के पहले मेरे को 2-3 घंटे मिल रहे, तो उसमें रिवाइज करने के लिए मेरे को माइक्रो नोट्स चाहिए, तो उसमें मैं इस तरह के नोट्स बनाता था 1 या 2 पेज के, जिसमें ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हो, तो थोड़ा रिप्रोड्यूस करने में उसको आसानी होती थी सर। आई थिंक दिस इज़ अनदर वेरी क्रिटिकल पॉइंट कि सिंस प्रीलिम्स और मेंस के बीच में टाइम का एक क्रंच होता है, Yes, है ना, और मेंस में सिंस मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं तो आपके पास एडिक्वेट टाइम नहीं होगा रिवीजन करने का। तो ऐसी चीज़ें जिनको आप फ्रीली विदाउट मच थिंकिंग आंसर्स में यूज़ कर सको, ये एक मटेरियल आपके पास अगर अलग से कहीं हाईलाइटेड है, कहीं मार्क्ड है, या अलग से आपने नोट्स बना रखे हैं, तो इट विल ऑलवेज हेल्प इन योर मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, अब एक बार GS पेपर 3 में बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी की, है ना। कई लोग इसको छोड़ भी जाते हैं, सिर्फ करंट से कर जाते हैं, तो सिक्योरिटी को लेके कोई खास आपकी कुछ अलग स्ट्रैटेजी थी? सर इंटरनल सिक्योरिटी में कुछ थीम्स होती है, वो आइडेंटिफाई करना होता है, और आई थिंक क्लासेस इसमें हेल्प करते हैं हमको कि ये थीम्स है, इसको आप तैयार कर जाइए, इसमें करंट अफेयर से जो भी वैल्यू एडिशन करना है वो कर लीजिए। फॉर एग्जांपल नक्सलिज्म हो गया, टेररिज्म हो गया, तो ये कुछ थीम्स मैंने आइडेंटिफाई करी थी। इसके मेरे क्लास नोट्स थे, मैंने कुछ वैल्यू एडिशन किया था एंड आई वेंट अहेड विद दिस। और GS2 और 3 के बाद अगर हम बात करें GS पेपर 4 की, एथिक्स पेपर की, है ना, जो कि काफ़ी बच्चों के लिए एक चैलेंजिंग पेपर है। यस सर। कि प्रिपरेशन कैसे करें, आंसर्स कैसे लिखें, केस स्टडीज़ कैसे अप्रोच करें, तो GS पेपर 4 को लेके आपका क्या स्ट्रैटेजी रहा? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहूँगा, GS पेपर 4 में मेरा स्ट्रेटजी ने काम किया था, दैट्स व्हाई आई गॉट 131 मार्क्स, तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन टेलिंग अबाउट दिस। ओके, GS4 में सर 2 पार्ट्स होते हैं, एक थ्योरेटिकल पोर्शन है, एक केस स्टडी वाला पोर्शन है। तो थ्योरेटिकल पोर्शन में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वैल्यूज़ हैं, ये प्रिंसिपल्स हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, तो उसके आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, चाहे वो क्लास नोट्स हो, चाहे आप कोई स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करके बना रहे हो। उसके बाद ये मटेरियल को केस स्टडी में यूज़ करना है सर। बट रिसेंट ईयर में 23 में भी हुआ था, 24 में भी हुआ था सर, एथिक्स का पेपर थोड़ा लेंदी आ रहा है, तो उसको करने के लिए आप जितने टेस्ट बिफोर हैंड लिखेंगे वो आपको हेल्प करेगा। आपको टाइम मैनेजमेंट एथिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको हैंड राइटिंग भी अच्छी रखनी है, आपको कंटेंट भी अच्छा लिखना है, प्रेजेंटेशन भी अच्छा करना है, और उसके बाद पेपर भी पूरा करना है। जिसने ये 4 स्टेप कर लिए सर, आई थिंक ही विल गेट गुड मार्क्स इन एथिक्स। अब एक बार जनरली आंसर राइटिंग की बात करते हैं, Yes, विच इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल द 4 पेपर्स, इवन एस्से ऑल्सो। ठीक है, तो अपनी आंसर राइटिंग स्किल को आपने कैसे शार्पन किया? सर बीइंग एन इंजीनियर मेरे को हमेशा से ये फोमो था कि मैं आंसर राइटिंग तो कर ही नहीं पाऊंगा, बट सर ये मेरी सबसे बड़ी लर्निंग थी टेस्ट सीरीज से कि यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग। आप एक टेस्ट लिखो, आप बहुत गंदा लिखोगे, बट आपको कुछ इनपुट्स मिलेंगे, आप उसको इनकॉर्पोरेट करो। आप टॉपर्स की आंसर कॉपी देखो, जो प्रीवियस ईयर टॉपर्स हैं, उससे आपको लगता है कि ये चीज़ ने इसको मार्क्स फेच किए, उसको अपनी कॉपी में इनकॉर्पोरेट करो। तो मेन पॉइंट इज़ कि आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे और लिखते लिखते हमको आ जाएगा सर। जो बच्चे ऐसा सोचते हैं कि अभी तो हमारा GS का ये पूरा नहीं हुआ, अभी हमने रिवाइज नहीं किया, मतलब व्हाट डू यू थिंक, मतलब इज़ देयर एनी परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट आंसर राइटिंग, या जैसे जैसे आपने अगर पढ़ना शुरू कर दिया है तो साथ ही साथ आपको आंसर राइटिंग करनी शुरू कर देनी चाहिए? इन माई ओपिनियन सर परफेक्ट टाइम फॉर आंसर राइटिंग इज़ नाउ। आपने एक टॉपिक तो पढ़ लिया, आपने इकोनॉमी में इन्फ्लेशन तो पढ़ लिया, उसको जल्दी से रिवाइज करके आप उसका आंसर लिख लो। एक और मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा सर, बहुत लोग फॉलो करते हैं उसको। आपने आज
न्यूज़पेपर में कोई एडिटोरियल पढ़ा, उसको आप समराइज़ करने के लिए 200-250 वर्ड्स में लिख लो। वो आपको चेक हो जाएगा कि आप एडिटोरियल जो कन्वे करना चाह रहा था आपने 200 वर्ड्स में वो कन्वे कर पाए कि नहीं। तो आई थिंक ये हेल्प कर सकता है आंसर राइटिंग में। दैट्स अनदर वेरी क्रिटिकल पॉइंट टू नोट कि कोई परफेक्ट टाइम नहीं है, परफेक्ट टाइम इज नाउ। यस सर। कि अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया तो एटलीस्ट आप उस टॉपिक से रिलेटेड आंसर राइटिंग जो है वो ज़रूर कर सकते हैं। एंड स्टडी IQ के फाउंडेशन कोर्स में हमारी एज एन इंस्टीट्यूशन ये कोशिश रहती है कि इसी चीज़ को इंस्टिल करना कि कोई परफेक्ट टाइम वाकई नहीं है। अगर आपको कुछ पढ़ाया जा रहा है तो उसी दिन उस टॉपिक से रिलेटेड एटलीस्ट एक क्वेश्चन आप ज़रूर प्रैक्टिस करो। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, Yes. जो अनदर पॉइंट यू सेड कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो गिवन टाइम में पेपर को पूरा करना वॉज हाउ मच चैलेंजिंग फॉर यू मेंस में? सर इन मेंस इट वाज अ केक वॉक फॉर मी, बिकॉज मैंने बहुत सारे टेस्ट लिखे थे। सर मैंने पहला जो टेस्ट लिखा था मैंने 5 घंटे में लिखा था। 3 घंटे में लिखना होता है बट 5 घंटे में लिखा था। तो सबसे पहले तो सर साइकोलॉजिकल बैरियर को तोड़ना होगा कि हम नहीं लिख सकते। एट एनी डे सर 20 एवरेज आंसर्स आर बेटर देन 15 वेरी गुड आंसर्स। तो अगर हम ये चीज़ समझ गए कि हमको पेपर पूरा करना है, क्वालिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए लेकिन पेपर पूरा करना है, तो हम उसको कर लेंगे। और विद प्रैक्टिस आपका टाइम कम होते जाएगा। पहला पेपर मैंने 5 घंटे में लिखा था बट 5वें या 6वें पेपर तक मैं 3 घंटे में आ गया था सर। इनफैक्ट जब मैं मेंस का पेपर दे रहा था मेरे हर पेपर में 5-5 मिनट बचे थे सर। अच्छा, ओके। तो आई थिंक प्रैक्टिस हेल्प्स। तो ये आप तब कह रहे हैं कि जब आपने पूरा पेपर ऑलमोस्ट गिवन वर्ड लिमिट में अप टू योर सेटिस्फैक्शन जब आपने अटेम्प्ट कर दिया तब भी 5 मिनट हर पेपर में आपके पास बच गए थे? हाँ सर, ओनली GS1 में एक क्वेश्चन आया था सर ट्विस्टर्स वाला, उसमें आई हैड नो आइडिया। ओके, और वो मैंने अटेम्प्ट भी नहीं किया बिकॉज ठीक है। हमको आइडिया ही नहीं है किसी चीज़ का, तो अननेसेसरी पेपर फिल करके क्या होता है। तो उसके लिए एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था सर, अदरवाइज 4 पेपर में मैंने पूरे पेपर 2, 3, 4 पूरे लिखे थे सर। ओके। यहाँ पे मैं एक बार एथिक्स की बात करूँगा, एथिक्स पेपर की। यहाँ पे अक्सर लोग स्ट्रैटेजाइज करने की कोशिश करते हैं कि हम केस स्टडीज़ पहले करेंगे या थ्योरी पहले करेंगे, है ना, और ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो आपका पेपर 4 को लेके क्या था प्लान जब व्हेन यू स्टार्टेड राइटिंग द पेपर? सर मैंने भी दोनों स्ट्रेटजी कोशिश की थी। पहले मैं केस स्टडी पहले लिखता था बट केस स्टडी जब भी मैंने पहले लिखा तो मेरा पेपर कभी पूरा हो नहीं पाया सर, बिकॉज केस स्टडी में हम थोड़े इमोशनल होके एक्स्ट्रा टाइम उसमें स्पेंड कर देते हैं। तो मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि पहले मैं थ्योरी वाले क्वेश्चन पूरे करूँगा, 1.5 आवर्स में मेरा कंप्लीट होना चाहिए वो। उसके बाद रिमेनिंग 1.5 आवर्स में मैं केस स्टडीज़ को पूरा करूँगा। उसमें आपके पास टाइम कम है तो आपको पढ़ना भी जल्दी हो जाता है, बिकॉज पूरा एक पेपर का क्वेश्चन ही है, तो उसको आपको जल्दी पढ़ना है, जल्दी सोचना है और जल्दी आंसर लिखना है। तो आपका दिमाग जब उस तरह से काम करेगा तो आई थिंक हो जाता है सर। और GS पेपर 1, 2, 3 में सो व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग द पेपर बीच बीच में ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जिनका आपको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। यस। तो व्हाट इज़ योर सजेशन कि उस टाइम पे उसको स्किप करके आगे बढ़ जाना चाहिए, या आपको जो भी आता है दिमाग पे जोर डाल के आप उसको लिख दो? तो व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी? सर मेरा ये था कि एग्जामिनर जो पेपर डिस्ट्रीब्यूट होता है वो 5 मिनट पहले हो जाता है, जो टाइम होता है कमेंसमेंट का। तो उस 5 मिनट में मैं यही आइडेंटिफाई करता था कौन से क्वेश्चन में मैं बहुत श्योर हूँ। दूसरा राउंड में ये करता था कौन से क्वेश्चन में थोड़ा मतलब 50-60% आता है, और तीसरे राउंड में कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो GS1 में मेरे साथ हुआ था कि एक क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता था। GS2, 3, 4 में मेरे को ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिला था जो बिल्कुल नहीं आता है। तो जो क्वेश्चन मैं बिल्कुल श्योर हूँ सबसे पहले मैं उनको लिखूंगा, भले ही वो फिर जैसे पहला क्वेश्चन 1 है, दूसरा क्वेश्चन 5 है, तीसरा क्वेश्चन 7 है। तो पहले जिन क्वेश्चन में मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ उनको लिखूंगा, उसके बाद जो क्वेश्चन में कम श्योर हूँ उनको लिखूंगा। बट इट डज नॉट मीन कि मैं टाइम डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी हिसाब से करूँगा सर। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन मेरा फिक्स होता था, 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए 7 मिनट्स, 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए 11 मिनट्स, उसमें मेरे को पूरा करना है। यहाँ पे वो चीज़ आती है सर, हम इमोशनल होके जो क्वेश्चन अच्छे से आता है उसको बहुत अच्छी क्वालिटी का लिखने की कोशिश करते हैं, बट हमको ये चीज़ समझनी होगी कि 10 नंबर का कोई क्वेश्चन है सर, उसमें हमने बहुत अच्छी क्वालिटी लिख दी, हमको कितने मार्क्स मिल जाएंगे? 7-7.5, और हमने एवरेज भी लिख दिया तो उसमें हमको 5 नंबर दे देगा। तो हम उस 2.5 नंबर के लिए अपना 5 नंबर को क्यों सेक्रीफाइस करें? अगर हम ये चीज़ समझ गए तो हम पेपर पूरा कर लेंगे सर। और वो 2.5 नंबर चेज करने के चक्कर में हो सकता है वो 5 वाला आप अटेम्प्ट ही ना कर पाओ जिसमें आपको 5 मिल सकते थे। एग्जैक्टली सर। ठीक है। तो पेपर जब आप देखते हो स्टार्टिंग के 5 मिनट आपने पूरा स्कैन किया एंड यू फिगर्ड आउट कि यार ये वाले क्वेश्चंस मैं पहले करूँगा, ये बाद में करूँगा, और इस तरह से। यस सर। ठीक है। और दूसरी जो आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज़ बड़ी अच्छी बताई नीलेश ने कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपको कौन सा क्वेश्चन कितना अच्छा या कितना ख़राब आता है, टाइम का जो एलोकेशन था वो आपका ऑलमोस्ट बराबर था क्वेश्चंस, क्योंकि शुरू से ही एक माइंडसेट लेके नीलेश चल रहे थे कि मुझे पेपर पूरा करना है।
ठीक है। अच्छा नीलेश, एक चीज़ मैं और पूछूंगा जैसे आपसे कि कई बार जिन क्वेश्चंस का आइडिया नहीं होता, उतना ज़्यादा नहीं होता, क्या वहाँ पे एक सिर्फ डायग्राम, मान लो आपको कोई डायग्राम एकदम से क्लिक कर जाता है कि यार मैं इसका आंसर डायग्रामेटिकली दे सकता हूँ, कुछ बना कर दे सकता हूँ, है ना, रादर देन मतलब कुछ लिखने में शायद ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट अगर मैं बना दूंगा क्या पता मुझे वो 2 3 4 मार्क्स मिल जाएं। तो क्या आपने अपने पेपर में कुछ ऐसा किया कि जिस क्वेश्चन का आइडिया नहीं था उनको कैसे हैंडल किया? सर मैं GS1 में जो ट्विस्टर वाला क्वेश्चन था उसमें मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था, तो मैंने उसमें कुछ भी अटेम्प्ट नहीं किया था। मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं उसमें वर्ल्ड मैप बना के आ जाऊँ, बट जैसा मैंने आपको बोला था सर, वर्ल्ड मैप में मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, तो मैं उसको नहीं बना के आया। बट जैसा आप बोल रहे हैं सर, इफ़ यू आर थिंकिंग कि आप उसमें कुछ बना के 1-2 मार्क्स ले सकते हैं, तो वाई टू लीव दैट। इस एग्ज़ाम में एक नंबर की फाइट है, अगर आपको लग रहा है आप कर सकते हैं तो यू शुड गो फॉर दैट। बट आपको जो क्वेश्चन आता है फिर वो नहीं छूटना चाहिए। आपको जो क्वेश्चन आता है उसको आप अच्छे से अटेम्प्ट करो विद इन टाइम लिमिट, उसके बाद अगर टाइम बच रहा है तो यू कैन कम फॉर इट। और नीलेश, नाउ व्हेन यू लुक बैक, है ना, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, और इंजीनियर्स में खासकर आंसर राइटिंग जैसी स्किल की ट्रेनिंग नहीं दी जाती, है ना, तो हाउ वुड यू योरसेल्फ रेट योर ओन आंसर राइटिंग स्किल आउट ऑफ 10? सर इट डिपेंड्स। व्हेन आई स्टार्टेड फॉर मेंस तो आई थिंक माइनस में होगा सर, -1 और -2। ओके। बट जब मेंस दे रहा था तो आई थिंक इट वाज गुड, दैट्स व्हाई मेरे मेंस में अच्छे मार्क्स आए सर। तो आई वुड रेट इट 7 आउट ऑफ 10। ठीक है। एंड अगर आपका बहुत अच्छा रैंक आ गया, 77, आपको IAS ही मिल जाएगा, बट अगर मान लो आपका रैंक पीछे होता है एंड यू वर टू गिव दिस एग्जाम अगेन, यस सर, है ना, तो आप आंसर राइटिंग में क्या इंप्रूव करते? सर इन माई ओपिनियन मैं प्रेजेंटेशन को और थोड़ा बेटर बनाता। कंटेंट आई थिंक बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, बट प्रेजेंटेशन को बेटर इसलिए बनाना था ताकि एग्जामिनर को आंसर्स आसानी से दिखे और वो मार्क्स अच्छे दे दे। एंड व्हेन यू से प्रेजेंटेशन, तो एग्जैक्टली क्या बेटर करते? प्रेजेंटेशन इन द सेंस की हैंड राइटिंग और बेटर हो सकती थी, आंसर्स की विजिबिलिटी है वो अच्छी हो सकती थी सर, उसमें जो फ्लो चार्ट्स डायग्राम्स वगैरह है वो शायद मैं पहले से प्रिपेयर करके और बना सकता था। और हैंड राइटिंग को बेटर करने का कोई ट्रिक है आपके पास? प्रैक्टिस सर। ओके, ठीक है। तो जो बच्चे इस चीज़ से स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं कि हमारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है और मेंस में मार्क्स हमारे नहीं आएंगे, तो नीलेश का एक सिंपल आंसर है कि प्रैक्टिस कीजिए, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर आप वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो रादर देन टेकिंग स्ट्रेस अबाउट इट कि आपकी आंसर राइटिंग ख़राब है या हैंड राइटिंग ख़राब है, बेटर है कि आप प्रैक्टिस में लग जाएं और उन तीनों चीज़ों को बेहतर करें। सर जस्ट एक पॉइंट मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा, हैंड राइटिंग अच्छे होने का मतलब ये नहीं है कि हम कर्सिव राइटिंग लिख रहे हैं या कुछ बहुत ही अच्छे शब्द अक्षर लिख रहे हैं। हैंड राइटिंग अच्छे होने का मतलब है लेजिबल होना चाहिए। एग्जामिनर को आपकी कॉपी को पढ़ते हुए स्ट्रेन नहीं होना चाहिए। अगर उसको स्ट्रेन होगा तो आपके मार्क्स में रिफ्लेक्ट होगा वो। अगर उसको अच्छे से लेजिबल है, उसको केक वॉक है आपकी कॉपी पढ़ना, तो ही विल रिवॉर्ड यू। किसी भी एस्पिरेंट को ये एक माइंडसेट के साथ ज़रूर जाना चाहिए कि अल्टीमेटली आपको चेक करने वाले की लाइफ आसान करनी है। डेफिनेटली आपको उसकी लाइफ, ऑलरेडी डिफिकल्ट लाइफ को और डिफिकल्ट नहीं करना है। डेफिनेटली, ठीक है। तो जितना आप आसान कर देंगे उसके लिए अपना आंसर चेक करना, उतने ही ज़्यादा मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। GS पेपर 1 2 3 4 की हमने बात करी, अब मैं एक बार एस्से पेपर को टच करना चाहूँगा कि एस्से पेपर को हाउ डिड यू अप्रोच? सर ऐसे में हमेशा से मेरा एक ही पॉइंट था कि मेरे को फ्लो में ऐसे लिखना है, चाहे मेरी लैंग्वेज उतनी ज़्यादा फ्लॉवरी नहीं हो, क्योंकि मेरा 12वीं तक मीडियम हिंदी रहा है, तो मेरे को इंग्लिश में उतना कंफर्टेबल मैं कभी नहीं था। बट जब मैंने फ्लो में लिखना शुरू किया, टू द पॉइंट, ऐसे का जो टॉपिक है उसका करेक्ट इंटरप्रिटेशन करके टू द पॉइंट रह के ऐसे लिखा, तो मार्क्स आने शुरू हो गए। मॉक्स में भी मेरा रिफ्लेक्ट हुआ था सर। पहले मॉक्स में बिलो 100 मार्क्स मिलते थे मेरे को, बट जैसे मैंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई मेरे को अच्छे मार्क्स मिलने शुरू हो गए। और नीलेश, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली कि 12th तक आपका हिंदी मीडियम था। जी सर। और हमें काफ़ी बच्चे ऐसे सुन रहे होंगे जो खुद 10th या 12th तक हिंदी मीडियम में पढ़े होंगे और इस एग्ज़ाम में लैंग्वेज के बारे में सोच रहे होंगे कि लैंग्वेज कौन सी की जाए। तो आपने अपने सारे पेपर इंग्लिश में दिए? यस सर। इंटरव्यू भी इंग्लिश में दिया? यस सर। तो ये आपने बैरियर कैसे क्रॉस किया? सर मेरा ग्रेजुएशन इंग्लिश में हुआ था, तो ड्यूरिंग ग्रेजुएशन मैंने थोड़ा ध्यान दिया था कि मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो। इंग्लिश में स्पीकिंग सीख गया था, बट जो मैं बोल रहा था सर फ्लावरी लैंग्वेज जो एडिटोरियल लिखने के लिए चाहिए होती है या फिर कोई भी अच्छा आर्टिकल लिखने के लिए चाहिए होती है, वो मेरे पास नहीं थी। तो मैंने यही पॉइंट बनाया कि फ्लो में अगर मैं किसी भी चीज़ को लिखूंगा, बीट GS आंसर्स, ऑप्शनल आंसर्स, और ऐसे सामने वाले को समझ में आएगा, उसको लगेगा कि मैंने रेलेवेंट चीज़ लिखी है, तो वो मार्क्स को रिवॉर्ड करेगा सर। रही बात बैरियर को ब्रेक करने की सर, वो साइकोलॉजिकल बैरियर है।
ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम के लोग सेलेक्ट नहीं हो रहे या इंग्लिश मीडियम को कुछ ज़्यादा ही अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं। आप किसी भी मीडियम में मार्क्स लेके आ सकते हैं, बस एग्जामिनर को आपका आंसर रिलेवेंट लगना चाहिए, चाहे ऐसे का टॉपिक हो चाहे जीएस के आंसर्स हो, आपको वो मार्क्स देगा। ठीक है। और जो कंपलसरी लैंग्वेज पेपर्स होते हैं उनके लिए कोई आप खास तैयारी करके गए? स्पेशली इंग्लिश के लिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा। नहीं सर, मैंने PYQs देख लिए थे। ठीक है। और मैं क्लियर था बिकॉज हमको 60 आई एम नॉट श्योर सर कितने मार्क्स का होता है, बट सर्टेन नंबर ऑफ मार्क्स हमको लेके आने होते हैं, तो उसके लिए जो ऐसे 100 मार्क्स का ऐसे होता है, और मेरे को था कि इतना करके ही हो जाएगा, ग्रामर में बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये करके मेरा हो गया था सर। ठीक है। और जब आप 2024 का आपने मेंस दिया, तो मेंस देने के बाद कैसी फीलिंग थी? मतलब वर यू हैप्पी कि आपने अपना एक बेस्ट अटेम्प्ट दिया है और आप मेंस क्लियर कर लोगे, या आप थोड़ा सा डाउट में थे कि यार पता नहीं ये पहली बार मेंस लिखा है तो होगा या नहीं होगा? किस मेंटल स्टेट में थे? सर ये एग्ज़ाम में सब्जेक्टिविटी इतनी है ना कि वी कैन नेवर बी श्योर, बट मैं अपने अटैम्प्ट से खुश था बिकॉज मेरा टारगेट था कि मेरे को टाइम पे पेपर कंप्लीट करने हैं, आंसर की क्वालिटी अच्छी लिखनी है, अच्छी इन द सेंस नॉट बेस्ट बट एवरेज आंसर्स भी लिख के आ गया तो हो जाएगा। तो मैं इन दोनों चीज़ से सेटिस्फाइड था, मेरा पेपर पूरा हुआ था, आंसर क्वालिटी भी जैसा मैं चाह रहा था हुआ था, तो आई वॉज नॉट श्योर कि हो जाएगा बट आई वॉज सेटिस्फाइड विद माई अटैम्प्ट। और जब मेंस का रिजल्ट आया, ऑफ कोर्स आपका नाम उस लिस्ट में होगा, और आपके रिजल्ट से लेके इंटरव्यू जिस डेट पे थी, कितना टाइम था इनके बीच में? सर करीब 3 महीने था। 9 दिसंबर को रिजल्ट आया था मीन्स का, और 5 मार्च को मेरा इंटरव्यू था। काफ़ी टाइम था। तो इस लंबे समय को आपने कैसे यूज़ किया इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए? सर एक्चुअली मेरा डेफ बहुत कॉम्प्रिहेंसिव था, तो मेरे को बहुत डेप्थ में उसको कवर करना था। उसके अलावा ये टाइम में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे थे करंट अफेयर्स में भी, तो ऐसा तो कभी नहीं लगा मेरे को कि टाइम बहुत ज़्यादा है, मैं कैसे पास करूं। और साथ के साथ ये था कि अगर नेक्स्ट प्रीलिम्स देना पड़ जाए तो उसके लिए भी थोड़ा थोड़ा तो साथ में करते ही रहते हैं, तो ये सब में ही मेरा टाइम चले गया था। ठीक है। और इंटरव्यू प्रिपरेशन आपने कैसे करी? सर सबसे पहले मेरा ये था कि मेरे को डेफ कवर करना है, तो डेफ में जितने भी मेरे कीवर्ड्स थे उसको मैंने अच्छे से कवर किया। उसके बाद करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर मैंने पहले एक न्यूज़पेपर पढ़ता था, उसके बाद 2 न्यूज़पेपर शुरू कर दिए थे, एक तो जनरल वाला, एक इकोनॉमिक्स वाला। कौन से न्यूज़पेपर पढ़ते थे आप? मैं इस जनरल के लिए इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था और उसके लिए इकोनॉमिक्स टाइम पढ़ता था सर। ओके। तो 2 न्यूज़पेपर मैंने पढ़ना शुरू कर दिए थे। उसके अलावा मैं न्यूज़ एनालिसिस भी देखता था ताकि थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, बिकॉज मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा है, आपने आंसर लिखा है, आपको काउंटर क्वेश्चन करने वाला नहीं है। इंटरव्यू में एवरी वर्ड यू से देयर विल बी अ काउंटर क्वेश्चन, तो उसके लिए मैंने कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करना शुरू किया था। ठीक है। और इंटरव्यू में जैसे आपने डैफ बोला, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली आपने कहा उसको प्रिपेयर करने की ज़रूरत थी क्योंकि आपने काफ़ी चीज़ें लिखी थी। उसमें एक सेक्शन होता है हॉबीज़ और इंटरेस्ट्स का, यस सर। है ना? और अक्सर हमारे देश में ज़्यादातर कई बार हॉबीज़ नहीं होती लोगों की, है ना? और इस एग्ज़ाम के लिए हॉबीज़ कल्टीवेट भी करनी पड़ती हैं। यस सर। तो क्या आपके केस में शुरू से कोई हॉबी थी जिसको आप परस्यू कर रहे थे? सर सबसे पहले मैं बोलूँगा, आपने बोला ना सर हॉबी नहीं होती, सर आई थिंक हमको लगता है कि हमारी हॉबी नहीं है, बट हमको कुछ चीज़ तो करना पसंद होगा सर। हमको ठीक है मूवी देखना पसंद है, हमको क्रिकेट मैच देखना पसंद है, हमको न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद है। आई थिंक कुछ ना कुछ हॉबी होती है, वो आइडेंटिफाई करनी होती है सर। तो मेरे केस में मेरे को ये था कि ये चीज़ें हैं मैं करना पसंद करता हूँ, और मैंने ऑनेस्टली उनको पुट किया था डेफ में सर। तो आई थिंक ये ऑनेस्टली मेरे को इंटरव्यू में भी हेल्प करी थी, बिकॉज अगर मैं फैब्रिकेट करके कोई चीज़ बना रहा हूँ सर, तो मैं कितना भी अच्छे से तैयारी कर लूँ, उसको बोलने के पीछे मेरा कन्विक्शन नहीं आएगा, और वो मार्क्स रिवॉर्ड कन्विक्शन के ही होते हैं। आप कितना कॉन्फिडेंस से कितना अच्छे से उसको बोल पा रहे हैं। आपने कौन सी हॉबीज़ लिखी थी? सर मैं BHL में था, उससे पहले भी कॉलेज में मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर था। BHL में मैं काम कर रहा था थर्मल एनर्जी में, बट मेरे को समझ में आ रहा था रिन्यूएबल एनर्जी का इंपॉर्टेंस, तो मेरा ओवर द टाइम पीरियड रिन्यूएबल एनर्जी में इंटरेस्ट बढ़ने लग गया था। तो मैंने एक तो ये लिखी थी सर। दूसरा, मेरे पास खाली टाइम था, आप देख सकते हैं मेरी फिजिकल फिटनेस है नहीं, तो मेरे को योगा करने के लिए इंटरेस्ट था, तो वही मैं योगा के बारे में पढ़ता था, योगा को प्रैक्टिस करता था। तो ये 2 चीज़ें मैंने मेंशन करी थी सर। ठीक है। और इंटरव्यू जब आप गए तो आपको कौन सा बोर्ड मिला? सर मेरे को लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला सर का बोर्ड मिला था। और इंटरव्यू कैसा रहा आपका? इंटरव्यू मेरा मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बुरा रहा या बहुत अच्छा रहा सर, ओके। एवरेज इंटरव्यू रहा था मेरा, और वो मार्क्स में भी रिफ्लेक्ट हुआ सर। मेरे को 155 मार्क्स ही मिले, उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिले। अच्छा। बट मैं जितनी तैयारी करी थी सर, डेफिनेटली उसने मेरे को हेल्प करा था। डेफ से मेरे क्वेश्चन थे, मेरा वर्क एक्सपीरियंस था, अराउंड 25% ऑफ मेरा इंटरव्यू मेरा वर्क एक्सपीरियंस पे था। तो आई वुड से कि आपको कोई भी बोर्ड मिल सकता है, दिन आपका कैसा भी हो सकता है, बट आपकी प्रिपरेशन इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है। और इंटरव्यू के जैसे आपने मार्क्स बताए कि थोड़े लोअर साइड पे आए, बट
क्या इंटरव्यू देने के बाद आपको ऐसा लगा कि मेरे मार्क्स जो है वो इस रेंज में होंगे? सर इतना कम होंगे नहीं पता था, बट मेरे को पता था कि बहुत अच्छा इंटरव्यू तो नहीं हुआ है। इवन मैंने घर आके भी पापा से बोला था कि आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट। मैं बहुत परेशान था, बट ही वॉज सो कॉन्फिडेंट कि उन्होंने बोला था मैं लिख के देता हूँ तेरा सिलेक्शन होगा, और भगवान ने सुन ली सर, हो भी गया। वाह, ठीक है। तो नीलेश, अब फाइनली you've got rank 77 and you'll enter into the IAS, है ना? इस सर्विस से आपके क्या होप्स हैं कि जब आप जाओगे तो क्या करना चाहोगे? सर मैं 2-3 चीज़ करना चाहूँगा। एक तो हमारे सोसाइटी में सर कॉमन मैन के लिए सब कुछ है, बट कॉमन मैन को कुछ नहीं मिलता सर, जितना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है सर। सरकार सब स्कीम्स जो भी बना रही है कॉमन मैन के लिए बना रही है, तो मैं उसको बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा सर, किसी भी कैपेसिटी में मैं हूँ। उसके बाद सर विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं हम, और बहुत इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है, बट उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की ज़रूरत है सर, तो उसके लिए मैं काम करूँगा। और थर्ड सर, हालांकि ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगा, बट मेरा कैपेसिटी में जितना भी होगा मैं एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करूँगा, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट इज़ रियली ए बिग प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। उसको कैसे सॉल्व किया जाए, उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ गुड वे, उसको मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। काफ़ी अच्छे थॉट्स हैं नीलेश आपके, एंड वी ऑल रियली होप कि जब आप सर्विस में जाएं तो आप जो कह रहे हैं वो आप कर पाएँ, अच्छे से कर पाएँ। यस सर। ठीक है। अब मैं नीलेश, फाइनली वी कम टू द एंड ऑफ द इंटरव्यू, और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि काफ़ी बच्चे हमें ऐसे देख रहे होंगे जो इस एग्ज़ाम की तैयारी या तो शुरू करने वाले होंगे, या प्रीलिम्स दे चुके होंगे, प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ होगा, या किसी और स्टेज पे होंगे, क्लियर नहीं हो रहा होगा। तो उन बच्चों को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सबसे पहले तो जो बच्चे सोच रहे हैं तैयारी करने की, उनको आपका क्या एडवाइस होगा? सर जो तैयारी करने की सोच रहे हो उनको मैं बस एक ही बात बोलूँगा कि यू आर कमिंग हेयर फॉर बिकमिंग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डोंट बी ए मटेरियल कलेक्टर। मेजॉरिटी ऑफ पीपल उसी में फंस जाते हैं सर कि इधर से मटेरियल लिया, उधर से फ्री का मटेरियल लिया, जितना मटेरियल इकट्ठा कर पाए उतना हमारी अच्छी पढ़ाई होगी, नहीं होती है। आपको अपना सोर्स फिक्स करना होगा, उस पर भरोसा करना होगा, मल्टीपल रिविजन्स करने होंगे, PYQ की हेल्प लेनी होगी, एंड यू कैन डू इट। उसके बाद सर हम बात करें उन लोगों की जो फंसे हुए हैं साइकिल में, जिनका नहीं हो पा रहा है, सर मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बी स्ट्रॉन्ग। कई बार हम बहुत कॉम्पिटेंट होते हुए भी नहीं निकाल पाते हैं सर, तो वी कैन ओनली कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। तो अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, और इफ़ यू कैन आप प्लान बी के लिए सोचें, बिकॉज हमारी लाइफ लिमिटेड ही है सर। तो आप 3, 4, 5 अटेम्प्ट जितना दें, उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो प्लान बी के लिए तैयारी कर सकते हैं। एंड नीलेश, जब आपने प्लान बी की बात करी, तो अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे थोड़ा सा पोलराइज्ड ओपिनियन रहता है इस पे, कि अगर हमसे इंटरव्यू में पूछ लिया कि आपका प्लान बी है या नहीं, और हमने बोल दिया कि हमारा प्लान बी है, तो क्या इस चीज़ को वो नेगेटिवली ले लेंगे या इस चीज़ को वो पॉजिटिवली लेंगे? तो इस पे व्हाट वाज योर टेक, सिंस आप तो ऑलरेडी एक सर्विस में थे? यस सर। है ना? तो प्लान बी को लेके डू यू सजेस्ट कि शुरू से एक दिमाग में प्लान बी होना चाहिए, या you give a few attempts and then maybe if you don't clear in second or third attempt, you should actively start thinking about plan B? सर मेरी अंडरस्टैंडिंग में हमेशा से हमको क्लियर होना चाहिए कि मैं इस एग्ज़ाम को कितने साल देना चाहता हूँ, 2 साल, 3 साल, 4 साल। बट हम हमेशा तो इसमें नहीं लगे रह सकते ना सर, हमको एक टाइम पे प्लान बी के लिए सोचना ही पड़ेगा, और उसको जितना जल्दी सोच लें हम बेटर है। रही बात उसको इंटरव्यू में जस्टिफाई करने के लिए सर, अगर आप ऑनेस्ट हैं इंटरव्यू में, तो आप चाहे ये बोले कि मेरा प्लान बी था, या आप ये बोले कि प्लान बी नहीं था, अगर आप ऑनेस्ट है तो आपकी ऑनेस्टी को रिवार्ड करा जाएगा सर। वहाँ पे ये लोग ये नहीं देखते कि आप क्या बोल रहे हैं, वहाँ पे ये लोग देखते हैं कि आप कन्विक्शन से बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे, आप ऑनेस्ट है कि नहीं। तो इन माई ओपिनियन दैट वर्क्स सर। ठीक है नीलेश, आपकी लाइफ में कोई रोल मॉडल है? माई मदर इज़ माई रोल मॉडल सर, बिकॉज जितने सेक्रीफाइस उन्होंने किए हैं सर, आई रियली वॉन्ट टू बी ए पर्सन कि दूसरों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए मैं कितना सेक्रीफाइस कर सकता हूँ। एंड इस सर्विस का सबसे बड़ा एडवांटेज मेरे को वही मिलेगा सर। हालांकि मेरे को इतने पावर्स मिलेंगे कि मैं विदाउट डूइंग एनी सेक्रीफाइस मैं उनकी लाइफ में चेंज ला सकूं, बट जो बोलते हैं ना सर, गोइंग एन एक्स्ट्रा माइल, उसके लिए मैं सेक्रीफाइस करके लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज डेफिनेटली लाना चाहूँगा। वेल, आई होप शी विल बी प्रॉब्ली द हैप्पीएस्ट मदर कि आपका इतना अच्छा रैंक आया और अब आप सर्विस में जा पाएंगे। यस सर। वेल, इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू नीलेश। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन स्टडी IQ। थैंक यू सर। तो दोस्तों, ये थे नीलेश, रैंक 77 CSE 2024, जिन्होंने पूरी बहुत आराम से, बहुत अच्छे से अपनी पूरी स्ट्रैटेजी शेयर करी और काफ़ी क्रिटिकल पॉइंट्स बताए।
आई होप आप लोगों ने इन पॉइंट्स को नोट भी किया होगा और इनसे सीखने की कोशिश करेंगे। इस तरह के टॉपर इंटरव्यूज़ हम और भी लाते रहेंगे। बने रहें स्टडी IQ चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।